Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Dr. Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 21 from biology book, and that lecture will be from chapter number 15. So today our topic of discussion is thermoregulation in mammals, जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस कैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं एक नैरो रेंज के अंदर। इस हवाले से हम उनकी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किए हुए हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए विद इन ए नैरो रेंज, फॉर एग्जांपल 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम इस डायग्राम से देख रहे हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं? एंडोथर्म्स। एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट। तो ये बॉडी के इनसाइड मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तक। और एंडोथर्म्स कौन होंगे? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर डायग्राम में ऑब्वियसली शो किया जा रहा है कि जब टेम्परेचर 37 से फॉल करता है तो उसके लिए वार्म क्लोथ्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से हमने देखा था अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस से तो स्वेटिंग होती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू और एवापोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है और हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन हो जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू बुक इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, अपने अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को मेंटेन रखते हैं 36 और 38 तक। ये एक नैरो रेंज है, इससे ज़्यादा तब्दील नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, वो बॉडी के इनर साइड से हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो दीज आर एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। द ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, अभी एंडोथर्मी का जो आगाज हुआ है बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, इसने प्रोवाइड किया है ऐसी अपॉर्चुनिटी को कि ये अपने अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी के फंक्शंस को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं जो वार्म टेम्परेचर के अंदर अकर होने होते हैं। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं तो इनके अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होगा 24 आवर्स। थस हैड एक्वायर्ड, ताहम इन्होंने हासिल किया है ग्रेटर एबिलिटी, बहुत ज़्यादा सलाहियतों को एडेप्टेशंस की, कि इख्तियार कर सकते हैं, किसी भी जगह पर रहने के काबिल हो सकते हैं। हैज़ असिस्टेड इन मच ऑफ देयर वाइडर डाइवर्सिटी, इस चीज़ ने हेल्प की है कि इन मैमल्स की इतनी मुख्तलिफ इकसाम हों और ये डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तकसीम हो गए हों डाइवर्सिफाइड रीजन ऑफ द अर्थ, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे कि यहाँ पर एक पोलर बियर है जो एक एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। अब इसके इनर साइड से बॉडी की हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इस बर्फानी इलाके के अंदर भी सर्वाइव कर रहा है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग या फिर लिजर्ड मौजूद होती तो ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स इस इलाके में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस पोलर बियर कैन सर्वाइव इन दिस कोल्ड कंडीशन, जबकि लिजर्ड या फ्रॉग अपनी बॉडी की हीट को फौरन से इस एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते। और चूंकि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को लाइक दिस लिजर्ड सूरज की हीट की ज़रूरत होती है ताकि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके ड्यू टू हीट एनर्जी गेन फ्रॉम द सन। तो अगर सूरज की तरफ से इसको हीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी और इसकी डेथ हो जाएगी। बट ड्यू टू एंडोथर्मिक करेक्टर दिस ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ हार्श एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल साइड से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस एफिशिएंटली प्रोसीड हो रहे हैं। यहाँ से भी हम देख सकते हैं सेल है जो फूड इनटेक किया था, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हो गया वो किसमें? ग्लूकोज में। तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन किया गया सेल में, सेल साइटोसोल के अंदर, और फिर बाकी प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचा दिए गए जिनसे एटीपी प्रोड्यूस हुई। तो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है राउंड द क्लॉक, यानी 24 आवर्स, दिन और रात, तो उससे हम देख रहे हैं एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और उनका मेटाबॉलिक रेट भी हाई है, और ये मैमल्स दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं दीज रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। अभी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन भी रेगुलेट की जा रही है, कम या ज़्यादा की जा रही है, बैलेंसिंग इट with the rate at which they gain or lose heat from the
सराउंडिंग। अभी एनवायरनमेंट से जिस हिसाब से हीट गेन कर रहे हैं उस हिसाब से मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसको हम समझेंगे विद एनिमेशंस एंड डायग्राम्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन अगर एनवायरनमेंट में कोल्ड स्ट्रेस ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में सर्दी ज़्यादा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। बाय मसल मूवमेंट, जब मसल्स मूव हो रहे होते हैं कब कभी तारी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल शिवरिंग, सो कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कप कपी के जरिए हीट प्रोड्यूस होना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी कप कपी के जरिए हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। उसकी वजह क्या है कि हाइपोथैलेमस तक जो ब्रेन का पार्ट है उस तक सिग्नल पहुंचते हैं और हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स पहुंचते हैं मसल्स की तरफ, और मसल मूवमेंट से या शिवरिंग से एटीपी बर्न होती है और हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन। उसके बाद है ऑल्सो हार्मोन्स ट्रिगर्स द हीट प्रोडक्शन। हार्मोन्स की वजह से भी हीट की प्रोडक्शन होती है, एज डू थायराइड हार्मोन्स। जैसा कौन करता है? थायराइड हार्मोन्स, और इसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब यहाँ से हम अगेन देख सकते हैं ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुँचते हैं और हाइपोथैलेमस के साथ जुड़े हुए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जस्ट लाइक दिस हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो इसके नीचे की तरफ मौजूद हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑब्जर्व किए हाइपोथैलेमस के नीचे, वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे और थायराइड ग्लैंड्स थायरॉक्सिन सिक्रीट करके मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कपकपाए बगैर भी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट्स। कुछ मैमल्स के पास ब्राउन फैट्स मौजूद होते हैं। तो ब्राउन फैट्स, इनकी स्किन के नीचे चर्बी की एक मोटी तह मौजूद होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी उस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। यहाँ पर भी यही बात है कि ब्राउन फैट्स क्या होते हैं? रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, अगर एनवायरनमेंट में भी हीट स्ट्रेस है और बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये बॉडी हीट डिसिपेट ज़ाया हो जाती है थ्रू एक्सपोज्ड सरफेस एरिया बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो और एवापोरेटिव कूलिंग। यहाँ से हम हॉट एनवायरनमेंट के अंदर बॉडी चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग हॉट कंडीशन सिग्नल्स हाइपोथैलेमस तक जाएंगे ब्लड के थ्रू, और हाइपोथैलेमस नर्व इम्पल्स भेजेगा आर्ट्रियोल्स तक, और वो आर्टरीज स्किन में मौजूद होंगी। क्योंकि एनवायरनमेंट में हीट स्ट्रेस है तो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स ये डायलेट कर जाएंगी, फैल जाएंगी, और स्किन में इस डायलेशन की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्वेटिंग होगी, और जो हीट उस ब्लड के अंदर थी वो इस स्वेट के ज़रिए एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन उसी तरह से हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंचेंगे और नर्व इम्पल्स उसी तरह से स्किन तक पहुंचेगी जहां पर आर्ट्रियोल्स मौजूद हैं, और ये स्किन का पोर्शन दिखाया जा रहा है जहां पर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसको हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। ये ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो स्किन की तरफ कम से कम ब्लड पहुंचाया जाएगा ताकि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बॉडी की हीट ज़ाया ना हो। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के ज़रिए भी हमने देखा था कि हीट प्रोड्यूस होगी। इसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़म्स को यूटिलाइज करते हैं हीट एक्सचेंज करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ। वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ से भी हम वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को देख सकते हैं। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में ब्लड फ्लो स्किन की तरफ कम से कम हो रहा है ताकि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हीट डिसिपेट कम से कम हो और बॉडी हीट को सेव किया जा सके। और हॉट एनवायरनमेंट में वैसोडाइलेशन हो रही है जिसकी वजह से हीट ज़्यादा से ज़्यादा उसका लॉस मैक्सिमाइज किया जा रहा है और हीट एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो रही है। हमने भी देखा वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कि हीट एक्सचेंज में कैसे इनका कंट्रीब्यूशन है टेम्परेचर डिफरेंसेस के हवाले से एक जानवर के अंदर। उसी की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ऑन कूल डे ह्यूमन टेम्परेचर में बी सेवरल डिग्री लोअर इन आर्म्स।
यानी कि ह्यूमंस का जो टेम्परेचर होगा वो बाजुओं और टांगों में कम होगा देन इन ट्रंक, यानी धड़ के अंदर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आर्म्स और लेग्स के अलावा जो बॉडी का हिस्सा बचता है उसकी निस्बत लेग्स और आर्म्स का टेम्परेचर लोअर होगा। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो ट्रंक की तरफ कर दिया जाता है और लेग्स और आर्म्स की तरफ ब्लड फ्लो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन की मदद से मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो बाजुओं और टांगों का टेम्परेचर कम होगा, ट्रंक की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है जहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वेयर द मोस्ट वाइटल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। यहाँ पर बहुत सारे वाइटल यानी ज़रूरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीवर। मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय राइजिंग देयर फर देयर बाय ट्रैपिंग thick layer of still air, and it acts as good insulator between animal skin and the surrounding। ये इस एनिमल के ऊपर फर है, ये इसके बालों की एक चादर मौजूद है। तो अगर ये फर इस तरह से कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर राइज कर ले, यानी अपने बालों को इस तरह से इरेक्ट कर ले, तो इनके दरमियान में जो कोल्ड एयर ट्रैप होती है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ वार्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 था तो उस ट्रैप हुई हुई एयर का टेम्परेचर भी नियर अबाउट 37 हो जाएगा। तो ये एयर जो यहाँ पर ट्रैप हो गई है ये अब इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो कोल्ड एयर होगी वो इस इंसुलेशन की वजह से इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टच नहीं कर सकती। तो हमने देखा मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड, सर्दी को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका रद्द अमल शो करते हैं, अपनी फर को राइज कर लेते हैं और उसके अंदर ट्रैप कर लेते हैं थिक लेयर को, मोटी चादर को, वहां पर रुकी हुई हवा की। एंड इट एक्ट्स एज गुड इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है बिटवीन एनिमल स्किन एंड द सराउंडिंग। ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन लेयर ऑफ फैट जस्ट इंसुलेटिंग बीनीथ द स्किन। अब ह्यूमन ज्यादातर अपनी स्किन के नीचे मौजूद चर्बी पर रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे उनके काम आती है अगेंस्ट हीट लॉस। अब जो चर्बी ह्यूमन स्किन के नीचे है, जैसे हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि सर्दियों में चीक्स या फिर अंडर द स्किन फैट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो किस लिए, ताकि हमारी बॉडी से सर्दियों में हीट लॉस कम से कम हो। तो ये फैट्स, ये चर्बी की तह हमें प्रोटेक्ट करती है कोल्ड स्ट्रेस से। सिमिलरली मैराइन मैमल्स सच एज व्हेल्स एंड सील्स, ये सी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इनहिबिट रहते हैं मच कोल्डर वाटर, बहुत ठंडे पानी में, देन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनके बॉडी टेम्परेचर की निस्बत, हैव वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट्स कॉल्ड ब्लबर जस्ट अंडर द स्किन। अगेन वही बात रिपीट हो रही है, इन समंदर में रहने वाले मैमल्स की स्किन के नीचे फैट्स की एक मोटी तह मौजूद होती है जिसको हम ब्लबर भी कहते हैं। अब ये इनकी बॉडी की हीट को एक्सटर्नल कोल्ड एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होने देती। उसके बाद है मैराइन मैमल्स डिस्पोज ऑफ, अपनी हीट को ज़ाया करते हैं मैराइन मैमल्स इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। मैराइन मैमल्स, उनकी स्किन के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से वो वार्म सीज के अंदर अपने ब्लड के अंदर मौजूद एक्सेस हीट को लॉस करते रहते हैं। दिस डिस्पेट, ये ज़ाया कर देता है हीट को फ्रॉम द स्किन सरफेस, स्किन की सतह से। इंटरेस्ट्रियल मैमल्स इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बरक्स जो खुश्की पर रहने वाले मैमल्स हैं उनमें मैकेनिज्म होगा एवापोरेटिव कूलिंग का, जो हम देख चुके हैं, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। एंड एवापोरेटिव कूलिंग इज वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज, और ये एवापोरेटिव कूलिंग टेम्परेचर कम करने का बेहतरीन तरीकाकार है। उसके बाद पेंटिंग, ये क्या है, एवापोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये हमने देखा था डॉग्स के अंदर होती है। इज द अदर मैकेनिज्म एज रिप्रेजेंटेड इन डॉग्स, बैट्स, और ये क्या करते हैं, अपने सलाइवा को यूज़ करते हैं और यूराइन को यूज़ करते हैं ताकि अपनी बॉडी से एक्सेस हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकें। जस्ट लाइक अवर प्रीवियस लेक्चर, हम यहाँ से पेंटिंग का फिनोमेना देख रहे हैं कि डॉग्स अपनी ज़बान को बाहर निकाल के हपहपाते हैं और उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक, उनके यूरिन और सलाइवा के थ्रू जो बॉडी की हीट है वो एनवायरनमेंट के अंदर लॉस होती रहती है ड्यूरिंग वार्म वेदर। तो हमने देखा कि फिनोमेना किस में होगा, ये बैट्स में और डॉग्स में भी होगा। उसके बाद है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमंस। इसमें हम देख सकते हैं द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय
फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है उसी प्रोसेस के आउटपुट से। इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे आसान करता है टेम्परेचर रेगुलेशन को। द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस, ए ब्रेन पार्ट। होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट, अब थर्मोस्टेट का मतलब क्या होगा कि जिसने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ हो एक नैरो रेंज के अंदर कि इस हद से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए या फिर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट होगा थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का एक हिस्सा है। इट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द टेम्परेचर अबव एंड बिलो द सेट पॉइंट। ये रिस्पॉन्ड करता है जब टेम्परेचर क्या हो? 37 से इंक्रीज और डिक्रीज हो। अगेन वही बात रिपीट हो रही है। ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन थर्मोस्टेट जिसने बॉडी का टेम्परेचर 37 तक मेंटेन रखना है, उसके अकॉर्डिंग ब्लड का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है क्योंकि सिग्नल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वो सिग्नल इस हाइपोथैलेमस जिसमें थर्मोस्टेट फिक्स है 37 पर, वहाँ से सिग्नल जाते हैं स्किन की तरफ। तो या तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि सुपरफिशियल एरियाज की तरफ ब्लड मूव ना करे और स्किन से हीट लॉस ना हो। और दूसरा तरीका शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कपकपी तारी होती है, मसल मूवमेंट होती है, और इस मसल मूवमेंट के ज़रिए भी हीट प्रोड्यूस होती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में भी क्या होगा? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन सिक्रीट होगा और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने से हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है सर्दी में ताकि हीट का लॉस बॉडी से कम हो, शिवरिंग होगी ताकि मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस हो, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर थायराइड ग्लैंड्स से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ड्यूरिंग वार्म कंडीशन जब बॉडी ओवर हीटेड हो जाती है तब भी सिग्नल पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ, जो कि हम देख चुके हैं, और हाइपोथैलेमस से सिग्नल स्किन की तरफ मूव करते हैं, मींस ब्लड वेसल्स और आर्टियोल्स की तरफ। और स्किन में ये आर्टियोल्स डायलेट कर जाती हैं, वैसोडाइलेशन हो जाती है, और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं और ब्लड से एक्सेस हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। यहाँ से हम वही बात थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करेंगे। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट 37 है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा फॉर एग्जांपल मैमल्स में, तो सर्टेन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स कहाँ पर? स्किन में एक्टिव हो जाएंगे, जो कि सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस तक और ब्रेन के दूसरे हिस्सों तक, और फिर यहाँ से सिग्नल सेंड होगा उस सिस्टम तक जो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा ब्लड फ्लो को स्किन की तरफ, जो हमने देखा था, क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ पर डायलेट हो जाती हैं और वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं फॉर एवापोरेटिव कूलिंग। उसके बाद है कोल्ड टेम्परेचर में कोल्ड रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं स्किन में, फिर उसी तरह से सिग्नल भेजे जाते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ और इनहिबिट कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है हीट लॉस को उस मैकेनिज्म के थ्रू जिसमें वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म। दिस इंक्लूड्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जस्ट लाइक दिस, कि वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन में जो सतह पर ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं और बॉडी की हीट को कंजर्व किया जा रहा है कि इनके नीचे ही ब्लड फ्लो हो रहा है और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। और स्टिमुलेट कर दिया जाता है शिवरिंग यानी कपकपी को, जिससे मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म भी प्रोड्यूस करता है बॉडी हीट को विद द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर इन फीवर, कि बुखार में टेम्परेचर क्यों हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं जब वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, क्योंकि ये वायरस या बैक्टीरिया को किल करते हैं। दीज पैथोजेंस, ये मोहलिक जरासीम, बैक्टीरिया या वायरस, एंड द ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स को, जिसको हम पायरोजेंस कहते हैं। यहाँ से हम पायरोजेंस को समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उसका सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो ये सेट पॉइंट है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का, और सेट पॉइंट से टेम्परेचर गिरने पर हीटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, और सेट पॉइंट से टेम्परेचर अबव होने पर स्वेटिंग, वैसोडाइलेशन और कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है।
और इसमें वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है हीटिंग मैकेनिज्म में। यहाँ से हम देख रहे हैं ड्यूरिंग फीवर ये इम्यून सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स जो कि बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर गए हैं उसे किल करने के लिए। अब इन्होंने पायरोजेंस सीक्रेट किए हैं। अब ये पायरोजेंस हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को चेंज करेंगे। हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को चेंज करके एक नया सेट पॉइंट ले आएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हाई टेम्परेचर नेसेसरी होता है। तो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 से हाई हो जाएगा कि अब बॉडी का टेम्परेचर ये रहना चाहिए ड्यूरिंग फीवर, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एफिशिएंटली किल हो सकें। और इनको नॉर्मलाइज करने के लिए मेडिसिन्स यूज़ की जा सकती हैं। तो हमने देखा कि ल्यूकोसाइट्स इन्होंने साइटोकाइनिन्स या फिर पायरोजेंस सीक्रेट किए। पायरोजेंस डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट क्या हो गया, अबव हो गया द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 से हाई हो गया। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस, यानी हाई टेम्परेचर हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, यानी उनको किल करने में। पैथोजेंस फॉर एग्जांपल वायरस या बैक्टीरिया या फिर मोहलिक जरासीम। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 एंड हो चुका है। तो हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये फोकिलियोथर्म्स हैं जो कि सूरज की हीट से अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। अगर सूरज की हीट ना मिले तो इनका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है और ये मूव नहीं कर सकते। एंडोथर्मिक कौन से हैं? ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, ये एंडोथर्मिक हैं। और होम्योथर्म्स ही एंडोथर्म्स हैं, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? एक्टो मीन आउटसाइड, थर्म मीन हीट। ये लिजर्ड्स, ये फ्रॉग्स, ये एम्फीबियंस, ये मोस्टली क्या है? एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट गेन करते हैं और अपने मेटाबॉलिक रेट को प्रोसीड करते हैं ताकि इनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो इनको फोकिलियोथर्म्स कहते हैं। और हेट्रोथर्म्स जिनमें दोनों खसूसियात होती हैं। हेट्रोमीन बताया था आपको डिफरेंट होगा। एंडोथर्मी यानी इंटरनल हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और उनमें एक्टोथर्मी भी होती है कि वो हीट को तेज़ी के साथ एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर विद इन 36 और 38 के दरमियान मेंटेन नहीं रखते, यानी नैरो रेंज में नहीं रखते और उनमें टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होती है। उनमें इंक्लूड होंगे हमिंग बर्ड्स। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी। In the next lecture, we will discuss further. Thank you.